हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12th चैप्टर नंबर 19। आज पहला दिन और आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चैप्टर का नाम है केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य। बहुत छोटा सा टॉपिक है, राइट। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आज ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य, ठीक है। तो अपन इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो कि एमपी बोर्ड गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से सब लगभग वही क्वेश्चन है सभी। तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास में पहला, ये 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये गलत प्रिंट हुआ है ना। लघु दो नंबर का आएगा। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखे। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और कार्य लिखना है, ठीक है। और फिर आता है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को समझाइए। बेटा यहाँ पर समझना, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य और रिजर्व बैंक के कार्य ये दोनों एक ही चीज है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी सब कुछ समझा दूंगा, है ना। ध्यान से सुनना, मैं ये क्लियर करूंगा कि ये कैसे दोनों एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। और फिर आता है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर, जो कि एक अलग चीज है, टेंशन नहीं लेना इसमें। तो कुल मिला के हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। केंद्रीय बैंक क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है, ठीक। हमारा इन 3 क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। केंद्र बैंक क्या होता है साहब, देखिए केंद्र का मतलब हुआ सेंट्रल। देखो ये लिखा हुआ इंग्लिश में सेंट्रल, इंग्लिश में। देखिए हर एक कंट्री, हर एक देश में एक सबसे ऊपर लेवल का एक बैंक होता है जिसे हम केंद्रीय मतलब कि सेंटर में, राइट, केंद्रीय बैंक बोलते हैं। आपने जितने भी बैंकों के नाम सुने हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, एक ही बात है ना, हिंदी इंग्लिश है। इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपने बैंक के नाम इंडिया में सुन रखे हैं बेटे, ये सब व्यापारिक बैंक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी जो व्यापारिक बैंक है, इन बैंक को कंट्रोल करने के लिए, इन बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बैंक बनाई गई है जो इनको कंट्रोल करती है और बहुत सारे काम करती है। हम देखेंगे कि ये केंद्रीय बैंक क्या काम करती है, राइट। वो सारे काम करने के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाई जाती है जो हर देश में होती है, ठीक है। अब सभी देश में एक केंद्रीय बैंक होती है, ठीक। उन सभी केंद्रीय बैंक का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे कि एक सिंपल सी बात, हम सभी के दादाजी हैं, राइट। हर फैमिली में एक दादाजी होते हैं, है ना। पर हम सबके दादाजी का नाम क्या एक ही होता है क्या, नहीं, सबके दादाजी का नाम अलग अलग है ना। तो हमारे केंद्रीय बैंक की बात करें तो हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है और हर केंद्रीय बैंक, हर देश की केंद्रीय बैंक का नाम अलग होता है। जैसे हमारे दादाजी का नाम अपना एक अलग होगा, पड़ोसी में जो दादाजी होंगे उन दादाजी का नाम अलग होगा, राइट। तो दादाजी हमारे सब क्या हो गए, केंद्रीय बैंक, ठीक। हमारे पिताजी सब हो गए व्यापारिक बैंक। हमारे पिताजी, यदि फैमिली में इसको समझें तो हमारे पिताजी क्या हो गए, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक। तो कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक को कौन कंट्रोल करेगा, केंद्रीय बैंक। मतलब कि दादाजी कंट्रोल करेंगे किसको, हमारे पिताजी, चाचा जी और हमको, राइट। तो हमारे देश की जो
केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, चलिए बस इतना सा ही लिखना है। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, एक अर्थ आप क्वेश्चन है 2 नंबर का, आपको इतना ही लिखना है। किसी देश का मतलब सभी देश में है ना, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है, मतलब सबसे बड़ी वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है, याद रखना, एमसीक्यूज बनता है। केंद्रीय बैंक देश का सबसे उच्च स्तर का क्या होता है, बैंक होता है, शीर्ष बैंक, उच्च स्तर का। देश के समस्त बैंक, बाकी जितने भी बैंक हैं व्यापारिक बैंक, यहाँ पर व्यापारिक लिखना ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, कि देश के समस्त व्यापारिक बैंक इसके मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कंट्रोल जो है वो बेटा कौन करेगा, दादाजी करेंगे, राइट। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, मतलब हाँ, केंद्रीय बैंक क्या करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है, नोट छापने का अधिकार होता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट की बजाय कौन नोट छापता है, ये बैंक नोट छापता है। ठीक है, यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। अब ये क्या होता है साहब, देखो मुद्रा की पूर्ति चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़ा होगा कि देखो हमारा जो ये पूरा इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें मुद्रा मतलब पैसे है ना, मनी को, पैसों को क्या करता है, फ्लो करवाता है कौन, आरबीआई। ठीक, और साख को नियंत्रित करता है। साख मतलब हमने पढ़ा है कि हमने मुद्रा में व्यापारिक बैंक में पढ़ा था कि व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, साख निर्माण का काम करते हैं। देखो ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, याद होगा आपको चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 2, जिसमें हमने कहा कि यदि किसी व्यापारिक बैंक के पास में 10,000 रुपए आते हैं तो वो 10,000 रुपए को व्यापारिक बैंक मार्केट में कैसे घुमा देता है, जैसे कि 50,000 रुपए का काम हो गया हो, है ना। इसी को हमने क्या बोला था कि 10,000 को 50,000 कर दिया, इसी को हमने बोला था क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। ठीक, तो क्योंकि व्यापारिक बैंक साख निर्माण का कार्य करते हैं, राइट, उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। बहुत स्पष्ट अंतर है, सत्य असत्य पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आराम से बनते हैं। व्यापारिक बैंक साख निर्माण का कार्य करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, और केंद्रीय बैंक इस साख निर्माण को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यूज बनता है इसलिए इसमें जोर दे रहा हूं मैं। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अरे हमारे पिताजी कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे पिताजी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, हमारे दादाजी कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्यापारिक बैंक का क्या काम करता है, साख निर्माण का, तो उसको, उस निर्माण को कंट्रोल करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। बिल्कुल इसको भी अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू पूछा गया था एक बार कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो हम बोलेंगे मुंबई में। ठीक है, अब केंद्रीय बैंक की कोई सी भी परिभाषा आप किसी की भी याद कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या सबसे नीचे वाली ये परिभाषा भी अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका केंद्रीय बैंक क्या होता है। अब हम यहां पर देखेंगे रिजर्व बैंक, 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, ठीक, और उसके बाद में आएगा, पहले हम एक्चुअल में ये करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखे, तो निषिद्ध कार्य वही है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, दोनों एक ही बात है। ठीक है सर, दोनों एक बात कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों को करता है। मतलब बात को समझो, अरे दादाजी सबके एक जैसे ही काम कर रहे हैं। अब हमारे दादाजी काम क्या करते हैं और पड़ोस के दादाजी क्या काम करते हैं, दोनों दादाजी का काम ही एक है बेटा, चाहे वो पड़ोस के दादाजी हो या हमारे। तो हमारे दादाजी का नाम लेके बोल दिया कि बताओ इनके कार्य क्या है, तो पड़ोस में जो दादाजी है ना बेटा, उनके भी वही कार्य है। समझो इस चीज को। मीन्स केंद्रीय बैंक के कार्य कहे या रिजर्व बैंक के कार्य कहे, आपको एक ही आंसर लिख के आना है, पर थोड़ी सी सावधानी के साथ। जब रिजर्व बैंक कहा जाए तो आप ये फर्स्ट लाइन लिखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, केंद्रीय संबंधित कार्य, तो आपको ये 3 भाग अलग अलग लिखना है, ठीक। जबकि आपसे केवल यदि पूछा जाए कि केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य लिखिए, तो आप ये जो फर्स्ट ए वाला जो पॉइंट है ना, मैं बता देता हूं, नोट का निर्गमन करना, ठीक, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंक के रूप में कार्य करना, ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये 7 पॉइंट आपको केंद्रीय बैंक के कार्य में लिखना है, ठीक। आप ये भी लिखते जाओगे, डायरेक्ट लिखते जाओगे, बस ये पॉइंट हटा देना, बीच में से जो बी सी पॉइंट है ना, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। खास तो ये 7 पॉइंट आपको लिखने हैं केंद्रीय भाग, ठीक। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक के या रिजर्व बैंक का कार्य क्या है। तो देखो, इसमें एक स्पष्ट चीज है, केंद्रीय बैंक के कार्य आपको लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें थी, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। किसका? बैंकों का बैंक, और इसे बैंकों का बाप भी बोलते हैं। हाँ, एमसीक्यूज है, देखो मेरे को शायद जहाँ तक ध्यान है, इसको पूछा गया है। ये देखो, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, तो हम बोलेंगे यस, सत्य है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। यहाँ तक कि इसको केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों का बाप ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसा लिखा जाता है कि बाप कहा जाता है, राइट। तो जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का बाप होता है ना, समझाइए। तो जब ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो केंद्रीय बैंक का जो हमने पढ़ा, केंद्रीय बैंक का अर्थ वो बताना है, और उसके साथ में ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखिए, क्वेश्चन बैंक में जो गवर्नमेंट ने जो क्वेश्चन दिए हैं, लगभग उन्होंने सभी क्वेश्चन तो दे दिए, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आईएमपी हैं और नहीं हैं। मुझे लगता है कि देखिए, ये सिर्फ मैं मानता हूँ, है ना, इस दावा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बात मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट ने जो जारी किए हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आईएमपी हैं, और उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन बैंक में से 100 नंबर का आने के चांसेस नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा 100 नंबर का इसी में से पूछ लिया जाए, है ना। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन बैंक का इंतजार करते रहेंगे। ये क्वेश्चन बैंक सिर्फ गवर्नमेंट ने इस साल ये कोरोना के कारण दिए हैं, तो वो बच्चों की आदत नहीं खराब करना चाहेंगे, इसलिए इसमें से पूरा 100% तो नहीं देंगे, राइट। तो हम ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको बताते रहेंगे जो कि आईएमपी हैं और क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है। और हम जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको और आईएमपीज इसमें और बेहतर ढंग से आईएमपी करके बताएंगे। बेहतर ढंग से आईएमपी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें से ऐसे 2 क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए,
क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करते करते आपका समय कम पड़ जाएगा आपके पास। आप पूरे क्वेश्चन एक ही लाइन में याद नहीं कर पाओगे। इसलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चंस निकाल के देंगे जो पहले आपको याद करने हैं, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर के। जैसे मैं आपको दे दूंगा कि भाई केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर, ये दो क्वेश्चन ए कैटेगरी के हैं, मतलब कि आपको पहले ये दोनों याद करना है, फिर ये बी कैटेगरी के हैं, फिर बाद में इनको आपको याद करना है। तो जितने भी ए होंगे सारे चैप्टर्स में, उनको सबको एक साथ करना है, फिर सारे चैप्टर में जितने भी बी होंगे उनको याद करना है, और फिर उसके बाद में सी। ये बेहतर तरीका होगा, स्मार्ट तरीका होगा, कम समय में ज़्यादा सटीक, ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस को याद करने का। ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट होने पर ही दिया जाएगा। अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आप देख रहे हैं तारीख 7 तारीख है आज अप्रैल की, जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और आपको वो देंगे वीडियो बनाकर। ठीक है, चलिए, तो रिजर्व बैंक का पहला कार्य क्या है, केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य देखते हैं क्या है। सबसे पहला कार्य यह है कि क्या इशू करना, नोटों का निर्गमन करना। यस, केंद्रीय बैंक, कोई सा भी केंद्रीय बैंक बेटा, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, और हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक, क्या करते हैं, नोट को छापने का काम इसी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से पढ़ना, एमसीक्यूज बनता है। रिजर्व बैंक को 1 रुपए के सिक्के या नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर, मतलब 1 रुपए से नीचे के जो सिक्के थे, अब तो नहीं है ना, तो 1 रुपए और 1 रुपए से नीचे के जो सिक्के थे और नोट जो थे उनको छोड़ दिया जाए। भारत में विभिन्न मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का अधिकार है। मतलब कि 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट प्रिंट करती है, याद रखना। 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कौन बनाता है, केंद्रीय बैंक बनाती है, लिख लेना, एमसीक्यूज है। और 1 रुपए से ऊपर के जितना भी है वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक। ठीक, अब मैं रिजर्व बैंक बोलूं या केंद्रीय बैंक बोलूं, आप समझ जाना एक ही बात है। जैसे 5 का, 10 का, 20 का नोट, इसके बाद में 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब कौन बना रहा है, रिजर्व बैंक। ठीक, एकाधिकार प्राप्त है, मतलब केवल यही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। ठीक, छाप सकता है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, मतलब सरकार की ओर से 1 रुपए के नोट तथा सिक्के एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण का कार्य करता है। याद रखना, वितरण मतलब फैलाने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, छापने का नहीं। करेंसी नोट जारी करने के लिए, करेंसी नोट मतलब वही नोट को ही करेंसी नोट बोलते हैं, जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। भाई, नोट प्रिंट करने का एक पद्धति है, कौन सी, वो आपके अभी तक बात नहीं की गई है, जबकि वो मुद्रा वाले चैप्टर में होनी थी, पर इस आपके जो मैं जिस बुक में से पढ़ा रहा हूँ बेटा उसमें नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाया आप लोगों को। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक अपने मन से जो नोट है उनको नहीं छाप सकती। ठीक है, उन्हें नोट, जैसे मान लो 1 लाख रुपए के नोट छापने उन्हें, तो उन्हें अपने पास में उतना गोल्ड या सिल्वर या विदेशी नोट जैसे कि डॉलर, यूरो, इनको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा कि बस नोट प्रिंट करते चले जाए। जितने नोट प्रिंट करे हैं उसके मुकाबले उतनी संपत्ति रिजर्व बैंक के पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो उसी चैप्टर में था, पर इस बुक में वो टॉपिक नहीं दिया गया था, तो मैंने उस पर बात नहीं करी, और क्वेश्चन बैंक में भी वो बात कहीं है नहीं, इसलिए मैंने बात नहीं करी। ठीक है, तो बस आप तो इतना याद रखो, कौन सी विधि पर
नोटों का निर्गमन किया जाता है? न्यूनतम निधि पद्धति पर, ये याद रखना, न्यूनतम निधि पद्धति पर नोटों का प्रचालन मतलब उनको छापने का काम किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास, ये देखो वही लिखा हुआ है, इस पद्धति में क्या होता है, रिजर्व बैंक के पास में स्वर्ण, स्वर्ण मतलब गोल्ड, एवं विदेशी ऋण पत्र मतलब कि विदेशी कोई भी करेंसी नोट जैसे कि डॉलर, यूरो, कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा इनके पास में कितना होना चाहिए, आरबीआई के पास में कितना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर सोना और विदेशी करेंसी होना चाहिए। इसमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए, सोने का मूल्य इससे 115 से करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 5 नंबर में क्या इतना बड़ा आंसर लिखेंगे, 3 पेज का, 2 पेज का? देखो उसका लिखने का तरीका होगा, उसने सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया कि रिजर्व बैंक का कार्य लिखें, तो आप क्या करो, पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा आपका, एक तो पहला पॉइंट बन गया कि केंद्रीय बैंक के कार्य, उसमें पहला पॉइंट नोटों का निर्गमन, नोटों का निर्गमन में आप यहाँ तक लिख देना, बस यहाँ तक खत्म। ठीक, आगे का सर, आगे का तब जब वो सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि नोटों का निर्गमन के संबंध में केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए, बाप रे, तब फिर इतना तो लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए पढ़ना पूरा है पर लिखना कितना है, बुद्धि लगा के लिखना है। ठीक है, ठीक, नंबर के हिसाब से। दूसरा, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। यस बेटा, सरकार का बैंक कौन सा है, तो हम बोलेंगे सरकार का बैंक रिजर्व बैंक है। केंद्रीय बैंक ही उस देश की सरकार का बैंक होता है। जैसे हमारा बैंक, हम आपका खाता, आपके पिताजी का खाता अकाउंट एसबीआई में होगा, आईसीआईसी में होगा, एक्सिस में होगा, राइट। तो हमारे ये बैंक है, हम आम जनता है, तो सरकार का बैंक रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का दूसरा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, सरकार के बैंकर मतलब सरकार की बैंक के रूप में, सरकार के बैंकर, एजेंट या परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधित मामलों में सलाह देता है। अभी सलाह देने वाली बात तो बेटा आगे के पॉइंट में भी है, तो आप तो बस इसको यहां तक लिखो कि सभी कार्यों को संपन्न करता है, ये बात आगे लिखी गई है। यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बिल्कुल, देखो हमें लोन की जरूरत होती है, हमें पैसों की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, तो हम बैंक जाते हैं। वैसे ही जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो केंद्रीय बैंक के पास जाता है, रिजर्व बैंक के पास जाता है। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहक के लिए करते हैं। मतलब जो हम एसबीआई हमारे लिए करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आम ग्राहक, आम जनता जो अपने काम अपने बैंक से करते हैं, वही बैंक सारे काम किससे करते हैं, केंद्रीय बैंक से। सर एक क्वेश्चन है, क्या हम केंद्रीय बैंक में, रिजर्व बैंक में हम लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? नहीं, वहां पर केवल 2 लोगों का अकाउंट होता है, सरकार का पहला व्यक्ति और दूसरा सारे व्यापारिक बैंक। हम आम जनता वहां, हम आम जनता केंद्रीय बैंक से कोई लेन देन नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हमारा बैंक व्यापारिक बैंक है और व्यापारिक बैंक के का बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक। ठीक, चलिए, विदेशी विनिमय का नियंत्रण। विदेशी विनिमय क्या होता है, एक पूरा चैप्टर है हमारा विदेशी विनिमय, सबसे लास्ट चैप्टर्स में से है विदेशी विनिमय।
जो विदेशी नोट होते हैं ना बेटा, फॉरेन करेंसी जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, इनको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय। तो इनको कंट्रोल करने का काम भी किसका है? केंद्रीय बैंक का है। अब ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, वो चैप्टर कंप्लीट होगा तब। फिलहाल आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। साख नियमन मैंने अभी समझाया था। क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, राइट, व्यापारिक बैंक करते हैं और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक। ठीक, और ये हम इसलिए नहीं समझाएंगे क्योंकि इस साल 2021 के सिलेबस में से ये हटा दिया गया है, साख नियंत्रण का कैसे किया जाता है। तो इसमें समझाने के लिए जाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि हमने पूरा टॉपिक बात कर लिया, है ना। इसलिए आप इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होता है। इसके लिए ये इतनी जो इनके ये टूल्स हैं, इनको बोलते हैं टूल्स, मतलब इन विधियों के द्वारा, इन तरीकों से वो साख नियंत्रण करते हैं। बैंक दर के द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन के द्वारा, तरल कोष में परिवर्तन, चयनात्मक साख, है ना, इनके जरिए। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि समझाऊंगा तो बात वही हो जाएगी कि हमारे लिए वो चैप्टर ही, मतलब वो टॉपिक ही नहीं खत्म हुआ, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम हर बात समझाते हैं क्योंकि उस समय मतलब वो सिलेबस में थे, अब ये सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं समझा रहे, पर ये जरूर आएगा, ठीक है। बच्चों कुछ टेक्निकल रीजन आ रहा है, नेटवर्क की कमी के कारण रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर स्टॉप तो कर रहा हूँ, बट यदि किसी वजह से ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है तो चिंता मत करना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, वो यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो टेक्निकल कारण से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो यहीं पर ख़त्म भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आपको कंटिन्यू पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा इसी में कंटिन्यू हो जाए वीडियो, बट मुझे नहीं लगता, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है।